एनसीईआरटी कक्षा 11 व बीए फर्स्ट ईयर के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पूर्व एक प्रश्न कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने व कब किया। जिस प्रकार जीवन गतिशील है उसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड गतिशील है और इसी गतिशीलता की वजह से शुरुआती दौर में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर सौरमंडल की उत्पत्ति हुई और फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर शुरुआती दौर पर एक ही स्थलखंड एवं एक ही महासागर था जिसे पेंजिया एवं पेंथलासा कहा गया। फिर वो वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से अलग अलग हुए उसका अध्ययन जो है इस महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अंतर्गत किया जाएगा। इस सिद्धांत को देने से पूर्व कुछ विचारधाराएं प्रचलित थी जो कि निम्न प्रकार हैं। मूलतः 3 विचारधाराएं हैं। सन 1620 में फ्रांसीसी बेकन ने, उसके बाद 1885 में एंटोनियो स्नाइडर ने और सन 1910 में ग्रिफिथ टेलर ने, जो कि अमेरिका के थे, प्रस्तुत की। परंतु इसे सिद्धांत रूप में सन 1912 में जर्मनी के जलवायु वेता अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किया। जब ये जलवायु कटिबंधों की खोज कर रहे थे तब इनके सामने अंटार्कटिका में कोयले की परतों की उपस्थिति, अर्थात कोयले तभी बनेगा जब वहाँ पर उष्ण वातावरण होगा तथा मरुस्थल में हिमावरण के लक्षण मिलने के कारण इनके सामने 2 विचार उत्पन्न हुए। प्रथम विचार कि महाद्वीप स्थिर रहे और जलवायु कटिबंधों का परिवर्तन हुआ, और द्वितीय कारण जलवायु स्थिर रही और महाद्वीपों में प्रवाह हुआ या परिवर्तन हुआ। वेगनर ने अपनी परिकल्पना में द्वितीय विचारधारा को आधार बनाया। वेगनर ने माना कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर एक ही विशाल महाद्वीप एवं विशाल महासागर था जिसे पेंजिया एवं पेंथलासा कहा गया, जो कि निर्बाध रूप से सियाल जो कि पेंजिया सीमा पर तैर रहा था। सियाल सीमा पर तैर रही थी। जो पृथ्वी की आंतरिक परत है, जो द्वितीय परत है, उसके ऊपर पहली परत जो है स्वतंत्र रूप से तैर रही थी, तथा जो एक विशाल स्थल भाग था पेंजिया, उसमें दरारें उत्पन्न हुई और दरार में सर्वप्रथम 33 सागर भूसंरचना की उत्पत्ति हुई। ये दरार धीरे धीरे बढ़ती रही और महाद्वीप 2 स्थलखंडों में विभक्त हो गया। प्रथम स्थलखंड जो कि उत्तरी भाग में था अंगारालैंड कहलाया तथा जो दक्षिणी भाग में था वो गोंडवानालैंड कहलाया। पेंजिया और पेंथलासा जो था वो पर्मियन काल में, पुराजीवी काल में एक था। मध्यजीवी महाकल्प में इनमें 33 भूसंरचना हुई और विभाजन हुआ और 83 काल के अंत तक ये दोनों पूर्णतः अलग हो गए। फिर जुरेसिक एवं क्रिटेशियस काल में गोंडवानालैंड और अंगारालैंड में पुनः विभाजन हुआ। अंगारालैंड से उत्तरी अमेरिका व यूरेशिया महाद्वीप बने तथा गोंडवानालैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया व भारतीय प्रायद्वीप बने। अगर विश्व के सभी महाद्वीपों को आपस में सटाया जाए तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। जिस प्रकार वेगनर ने बताया कि 2 विचार प्रस्तुत किए। वेगनर ने 2 विचार प्रस्तुत किए। एक बार देख लो कौन से विचार। 2 विचार प्रस्तुत किए। महाद्वीप स्थिर रहे और जलवायु कटिबंध परिवर्तित हुआ, मतलब जो महाद्वीप हैं वो स्थिर रहे, जलवायु कटिबंध परिवर्तन हुआ। और दूसरा विचार दिया था जलवायु स्थिर रही और महाद्वीपों में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से ये परिवर्तन होने के, महाद्वीपों में परिवर्तन होने के
वेगनर ने दो बल को उत्तरदायी माना। प्रथम बल है गुरुत्वाकर्षण बल या प्लावनशीलता का बल, दूसरा का बल है ज्वारीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी बल से महाद्वीपों का प्रवाह भूमध्य रेखा की ओर हुआ, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, तथा ज्वारीय बल सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त शक्ति से ज्वारीय बल की उत्पत्ति हुई और इस बल की वजह से उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बने, जो कि पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। ज्वारीय बल पृथ्वी की घूर्णन गति को भी प्रभावित करता है। ज्वारीय बल पृथ्वी की घूर्णन गति को भी प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भूमध्य रेखा की ओर महाद्वीपों का संकेंद्रण हुआ और ज्वारीय बल की वजह से महाद्वीपों का पश्चिम की ओर संकेंद्रण हुआ। उसके बाद आओ महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, भौगोलिक प्रमाण। प्रथम प्रमाण है भौगोलिक प्रमाण। अटलांटिक तटों में साम्यता, अर्थात जिग्साफिट, ये नाम आपने पहले सुना हुआ है। जिग्साफिट क्या है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से अंटार्कटिका महासागर के पूर्व एवं पश्चिमी तटों में समानता देखने को मिलती है, इसे ही साम्य स्थापन सिद्धांत कहा जाता है। अगर उत्तरी अमेरिका, ये देखो यहाँ पर, ये अंटार्कटिक महासागर कहाँ है आपको पता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरेशिया के मध्य में है। परंतु अगर हम इन दोनों को, अंटार्कटिका को यहाँ से हटा देते हैं, तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका यूरोप एवं अफ्रीका से एक समान रूप से जुड़ जाते हैं, जिसे ही जिग्साफिट कहा गया है। अर्थात इनके तटों में साम्यता है। जैसे कि एक बिस्किट को तोड़ें और उसको आपस में उसी स्थान पर वापस रखेंगे, तो वो उसके जो निकले हुए किनारे हैं, टुकड़े हैं, वो एक समान जुड़कर पूरा एक बिस्किट बन जाएगा। उसी प्रकार से वेगनर का मानना था कि अंटार्कटिका को अगर हटा दिया जाए तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट एवं यूरोप एवं अफ्रीका के पश्चिमी तट आपस में एक समान रूप से जुड़ जाएंगे, जिसे ही जिग्साफिट नाम दिया गया। ये देखो जिग्साफिट का इमेज है। गिनी की खाड़ी में ब्राज़ील प्रायद्वीप का सटना, गिनी की खाड़ी में ब्राज़ील प्रायद्वीप का सटना। सेकंड देखो पर्वतों का संरेखण। यदि विस्थापित महाद्वीपों को सटाकर देखा जाए तो सभी युगों के पर्वतमालाओं का संरेखण एक ही समान देखने को मिलेगा, जैसे कि कैलोडियन, आर्सियन, अल्पाइन आदि पर्वतमालाएं। इसकी इमेज ये रहा। इन सभी को अगर हम मिलाएंगे तो एक ही क्रमबद्धता में ये अल्पाइन पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, आर्सियन पर्वत है, एक ही क्रमबद्धता में हमें दिखाई देंगे। नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति। वेगनर ने बताया कि जो नवीन मोड़दार पर्वत है, जैसे कि रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिणी अफ्रीका में, आल्प्स और हिमालय पर्वत, ये सभी नवीन मोड़दार पर्वत है जिनकी उत्पत्ति 33 भूसन्नति से हुई है। इनमें जमा तलछट मोड़ पड़ने से, दबाव पड़ने से, संपीड़न बल के कारण पर्वतों के रूप में ऊपर उठा। भूगर्भिक संरचना देखो, संरचनात्मक समानता, ठीक है, जो बनावट है उसकी समानता है। अर्थात अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के तटीय क्षेत्रों की शैलें और संरचना में समानता से प्रमाणित होता है कि ये दोनों तट कभी सटे हुए थे, मतलब कि इन तटों में खनिजों की समानता है। इसके अलावा जो बनावट है,
चट्टानों की बनावट है या परतें हैं उनमें भी समानता देखने को मिलती है। इससे प्रमाणित होता है कि ये दोनों किस समय में जुड़े हुए थे। स्तर विन्यास में समानता अर्थात भूभौतिकी प्रमाण, स्तर विन्यास समानता या हम इसे भूभौतिकी प्रमाण भी लिख सकते हैं। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की चट्टानों में विभिन्नता के क्रम में पाए जाने पर भी समानता है। चट्टानों जैसे कि ऊपरी परपटी एवं जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उनमें समानता आती जाएगी। तो जो ब्राज़ील है और अफ्रीका है उनके तटों में, ब्राज़ील है और अफ्रीका है उनके तटों पर जो चट्टानें हैं, जो निक्षेप है, वो समान रूप से पाए गए हैं। भूज्यामितीय आकृति, भूज्यामितीय अध्ययनों से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ग्रीनलैंड धीरे धीरे कनाडा की ओर विस्थापित हो रहा है, जो महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करता है। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका व ग्रीनलैंड की दूरी निरंतर कम हो रही है। यह भी भूज्यामिति को प्रमाणित करता है। पेंजिया का विखंडन ये बताया गया है। पेंजिया से वर्तमान महाद्वीप में परिवर्तन। पेंजिया ट्रियासिक पर्मियन काल में एक जुड़ा हुआ था, ट्रियासिक काल में अलग हुआ, जुरेसिक काल में और उसका विखंडन हुआ, क्रेटासिक काल में पूर्णतः विखंडन हुआ और वर्तमान स्थिति ये है। इसका अलावा पुराजीवी साक्ष्य जो कि एक जीव है सेनोगनाधुस, जो कि दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका में समान रूप से पाया जाता है। इसके अलावा लिस्ट्रोसिरिप जो कि अफ्रीका, भारत और अंटार्कटिका में इसके अवशेष जो हैं समान रूप से पाए गए हैं। एक हिम क्षेत्र में पाई जाने वाली घास है ग्लोसोप्टेरिस, जो कि हिमावरण काल में ही पाई जाती है, परंतु उसके निक्षेप जो हैं वो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया पर समान रूप से पाए गए हैं, जो कि कार्बोनिफेरस युग में पाए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये सभी क्षेत्र कभी न कभी हिम, जहाँ पर बर्फ जमती है या ठंडे प्रदेशों की जलवायु कटिबंधों में रहे होंगे और फिर उनका जो है प्रवाह हुआ। ये सभी अवशेष जो हैं एक से अधिक स्थानों पर पाए गए हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनाएं। प्रत्येक सिद्धांत की आलोचनाएं होती है, उसी प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की भी आलोचनाएं की गई। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में सर्वप्रथम प्रमाण दिया था, क्या दिया था, ये जिग्सा फिट दिया था। ठीक है, जिस प्रकार से वेगनर महोदय ने बताया कि अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका की गिनी की खाड़ी को ब्राज़ील के उभरे हुए भाग को अगर जोड़ा जाए तो वो जुड़ जाएगा। वेगनर ने यहाँ तक तो बता दिया, परंतु आलोचकों ने क्या आलोचना की कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाता है, ठीक है, तो इसके जो ये बीच में ये गैप पड़ी हुई यहाँ पर, ये वाली, ये नहीं मिल रही है। यहाँ तो मिल रहा है, यहाँ पर तो मिल गया, ये ब्राज़ील और गिनी की खाड़ी आपस में यहाँ पर तो मिल गई है, परंतु इसको मिलाओगे तो यहाँ पर एक 15 डिग्री का अंतर शेष रह जाता है। यहाँ पर जो है 15 डिग्री का अंतर शेष रह जाता है। तो आलोचकों का कहना है कि ये 15 डिग्री का स्थल कहाँ गया और ये 15 डिग्री का अंतर क्यों आ रहा है, यहाँ पर भी तो इसको मिल जाना चाहिए था। दूसरी आलोचना ये कर रहे हैं कि जो अंटार्कटिका महासागर को अगर हटा दिया जाए और आपस में इनको जोड़ दिया जाए तो अंटार्कटिका के अंदर जो वर्तमान में मध्य महासागरीय कटक अर्थात समुद्र के अंदर की जो पहाड़ियाँ हैं उसको आप कहाँ रखोगे? समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ हैं उसको आप कहाँ रखोगे? अगर वो उनको जोड़ोगे आप तो वो पहाड़ियाँ
इनको जुड़ने में बाधा उत्पन्न करेगी। ये लिखा हुआ देखो, अंटार्कटिका तटों के तटों में साम्य स्थापन दोषपूर्ण है। ब्राजील के तट को गिनी की खाड़ी से मिलाने पर 15 डिग्री का अंतर शेष रहता है। मध्य अटलांटिक तट अर्थात मध्य अटलांटिक तट मतलब अर्थात अटलांटिक महासागर के मध्य में समुद्री पहाड़ियाँ हैं। अगर उत्तरी अमेरिका व यूरोप को आपस में मिलाओगे तो ये पहाड़ियाँ बाधा के रूप में कार्य करेगी। इसका वैज्ञानिकों को स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया। इस सिद्धांत की दो प्रक्रियाएं विस्थापन और वलन परस्पर विरोधाभासी है। एक और वैज्ञानिक के अनुसार सियाल रूपी महाद्वीप सीमा में तैर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जमे हुए तलछट में विस्थापन के फलस्वरूप बढ़ते हुए दबाव के कारण वलन पड़े और पर्वतों का निर्माण हुआ। जिस प्रकार वेगनर महोदय ने ये बताया कि जो दूसरी परत है, पहली परत है वो दूसरी परत के ऊपर तैर रही है, अर्थात सियाल जो है वो सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रही है। परंतु जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो जब ज्वारी बल की वजह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर खिसक रहे होते हैं, तब ही वेगनर महोदय ने बता दिया कि उनमें कुछ अड़चन आने की वजह से या रुकावट आने की वजह से जो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे हैं उनमें वलन क्रिया उत्पन्न हुई और जिससे उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमालाओं की उत्पत्ति हुई। अर्थात एक बार तो ये कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं और दूसरी बार ये कहते हैं कि उनमें रुकावट उत्पन्न हुई, जो कि विरोधाभासी है। अगला है भूगर्भीय आलोचना के रूप में अटलांटिक तटों पर संरचनात्मक व स्तर विन्यास की केवल आंशिक समानताएं हैं, अतः उन्हें पूर्ण प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जैसे कि संरचनात्मक व स्तर विन्यास, जैसे कि चट्टानों की संरचना और बनावट दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में लगभग समान है, परंतु वो कहीं कहीं पर ही संपूर्ण रूप से एक समान नहीं। इसके अलावा जैसे कि जो दक्षिणी अमेरिका में सोने की खान है, उसी के समानांतर दक्षिणी अमेरिका में भी सोने की खान है, परंतु वह भी आंशिक रूप से है, संपूर्ण क्षेत्र में समान रूप से नहीं है। यह भूगर्भिक आलोचना है। इसके अलावा गणितीय आलोचनाएं, ठीक है। वेगनर के अनुसार पश्चिम की ओर विस्थापन सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जबकि गणितज्ञों ने सिद्ध किया है कि अमेरिका को पश्चिम की ओर विस्थापित करने के लिए जितने गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता होगी वह वर्तमान बल से 10 गुना अधिक होना चाहिए। गणितज्ञ आलोचकों का मानना है कि इतने बल का होना असंभव है, तथापि यदि इसे संभव मान लिया जाए तो उतने अधिक बल के कारण पृथ्वी की परिभ्रमण गति बाधित हो जाएगी। यही है कि वेगनर ने कहा था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं, परंतु वर्तमान वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उसको पश्चिम की ओर खिसकने के लिए वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल से 10 गुना अधिक बल की आवश्यकता होगी, जो कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति को बाधित कर देगा। ठीक है। फिर है जैविक आलोचना। जैविक आलोचना में जो जीवों के जो अवशेष मिले हैं, जैसे कि सिनोगनाथुस और हिम क्षेत्र में पाई जाने वाली घास ग्लोसोप्टेरिस जो हैं वो आंशिक रूप से मिले हैं। ठीक है। और अंत में एक और आलोचना स्टीयर्स ने बताया कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका यूएसए में बोस्टन क्षेत्र व अलास्का में टाइलाइट जैसे हिमयुग निक्षेप पाए गए हैं। वेगनर के अनुरूप महाद्वीपीय पुनर्गठन से स्टीयर्स द्वारा इंगित विसंगतियों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया। जो कि वेगनर महोदय ने बताया
कि हिम के आवरण मिले हैं या हिम के अवशेष मिले हैं या हिम घास के रूप में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका क्षेत्र में भी हिम के अवशेष मिले हैं, परंतु उसका कोई पुख्ता प्रमाण जो है नहीं दिया गया। ठीक है, इसके आप अब एक स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बनाना। ये कक्षा 11 NCERT बुक का पेज लेसन नंबर 5 है।